नमस्ते बच्चों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन को क्लासीफाई कैसे किया गया है और सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको बताए थे कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, जिस सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट होते हैं वो टर्नरी, और जिस सॉल्यूशन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्वाटरनरी होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके कंसेंट्रेशन को कैसे मापेंगे। मतलब जो हमारे आज की क्लास का टॉपिक है वो कंसेंट्रेशन टर्म है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कंसेंट्रेशन टर्म को मापने के लिए फिजिकल और केमिकल यूनिट्स का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है वो है आपका मास परसेंटेज। जो सबसे पहला आप पढ़ेंगे टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म में वो है मास परसेंटेज, और इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज W/W से। दूसरा जो पढ़ना है आपको वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मींस परसेंटेज V/V। और थर्ड जो आप पढ़ोगे वो है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको लिखते हैं परसेंटेज W/V। उसके बाद फोर्थ जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm भी कहते हैं। इसके बाद आपको केमिकल यूनिट्स में पहला पढ़ने को मिलेगा मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से लिखा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा मोल फ्रैक्शन, जिसको कि काई या जीटा से डिनोट किया जाता है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अगला आपका नॉर्मेलिटी, जिसको कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए। अलग अलग यूनिट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप मास परसेंटेज बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो इसको लिखा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और solvent in gram present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution। किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना ग्राम प्रेजेंट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंटेज से। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये भी आपका ग्राम में होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, यहां से कैलकुलेट होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए आपको लिखना होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड, सॉरी सॉल्यूट नहीं, हम लोग सॉल्वेंट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पे सॉल्वेंट लिखिए। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज W/W क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए वॉल्यूम परसेंटेज किसको कहते हैं बाबू। तो वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो या तो मिलीलीटर में होता है या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को
रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट इन 100 ml और cc ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी सॉल्यूशन के 100 ml या 100 cc में सॉल्यूट का कितना cc प्रेजेंट है वो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, या किसी सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्वेंट का कितना ml या कितना cc प्रेजेंट है वो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो भाई कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml या cc डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या cc और इनटू 100। ये हो गया आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml और cc डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc और इनटू 100। ठीक है, तो यहां से आप वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो हम एक मास परसेंटेज डिस्कस कर लिए, एक वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस कर लिए। अगर हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखा जाता है परसेंटेज W बाई V। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाएगा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml और 100 cc सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 100 ml या 100 cc में कितना सॉल्यूट का ग्राम प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है, इसी को कहा जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज W बाई V इक्वल्स टू, यहां पे लिखना होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या cc और इनटू 100। तो ये जो था वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म था। एक और जो टॉपिक मेनली यूज होता है वो है ग्राम पर लीटर, कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगला जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका ग्राम पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? इसका डेफिनेशन होगा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर और 1000 cc सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में या 1000 ml में या 1000 cc सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उस कंसेंट्रेशन टर्म को ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आप फॉर्मूला लिखेंगे? तो यहां हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में दिया है तो ऊपर में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप डिवाइड करोगे जाके आपस लास्ट में वो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। ओके बच्चों, अब एक और टर्म जो आपको पढ़ना है वो है पार्ट्स पर मिलियन। अगला जो टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा वो क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिनोट करते हैं ppm से। देखो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो किसी सॉल्यूशन को अगर हम 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दें तो उस 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम या कितना पार्ट प्रेजेंट है उसको हम ppm कहते हैं। ये बहुत छोटे कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में बहुत छोटा कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मींस कि सॉल्यूशन को अगर हम 10⁻⁶ पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें जितना पार्ट भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उतना पीपीएम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ solute in gram divided by amount of solution in gram और into 10⁶। ठीक उसी प्रकार से पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, लेकिन उस टर्म को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मेनली यूज नहीं करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स आपने देखा जिसमें हमने आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर और ये पीपीएम, ये 5 टॉपिक्स पढ़ा है। ये मेनली फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट में काम आता है ये चीज। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी वगैरह यूज होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम मोल किसे कहते हैं, ये मोल होता क्या है। ठीक है, और क्योंकि आगे चल के आप नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो आखिर क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स, कैसे डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए क्लास 11th में जैसा कि आपने पढ़ा होगा मोल, तो मोल जो होता है ये होता है ए ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 particles। A group of 6.022 into 10⁻23 particles is termed as 1 mole। कहने का मतलब क्या होता है, इसी को हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। तो अगर कोई भी 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का ग्रुप है, चाहे वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, कुछ भी है, उसी को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, और इसी 1 मोल को अगर हम मास के टर्म में रिप्रेजेंट करें, मास के डेफिनेशन में लिखें, तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ द फॉर्मूला mass of a substance is expressed in gram, then it is termed as 1 mole। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो अगर ये 1 यूनिफाइड लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला मास है। लेकिन 1 यूनिफाइड में एक ही हाइड्रोजन एटम है, ये एक मोल नहीं है। लेकिन इसी फॉर्मूला मास को अगर हम 1 ग्राम लिख दें तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन। और किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम फॉर्मूला मास होता है वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 unified represents the 1 atom of hydrogen, but 1 gram represents the 1 mole atom of hydrogen। 1 mole atoms of hydrogen मतलब एक यूनिफाइड में अगर एक एटम है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 into 10⁻23। आई बात समझ में। तो किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को अगर तुम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो ये उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हो, मान लो तुम्हारे पास H2O है, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिफाइड, 1 ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड, मींस 18 यूनिफाइड इज फॉर्मूला मास ऑफ H2O। लेकिन अगर हम इसको ग्राम में लिख दें तो 18 ग्राम जो होगा ये इसके 1 मोल का मास होगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को ग्राम में लिखना उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है हम उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है बाबू, तो 18 ग्राम जो होगा ये 1 मोल H2O को रिप्रेजेंट करेगा और 18 यूनिफाइड जो है ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोल को लेकर के। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 कंडीशन यूज करते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि आप नंबर ऑफ
मोल्स कैसे कैलकुलेट करो, छोटा n इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो देखिए अगर आप मास के रेस्पेक्ट में चलते हो, अगर आप मास के रेस्पेक्ट में चलते हो तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि W से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल M से लिखा जाता है इसको, W बाय M। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इन विद रेस्पेक्ट टू मास। हम मास के टर्म में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो अगर तुमको नंबर दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, तो इसके कंडीशन में कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो किसी भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाद्रोस नंबर से अगर तुम डिवाइड कर दोगे, एवोगाद्रोस नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर कहीं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर तुम 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करते हो तो ये उसके नंबर ऑफ मोल्स तुमको देगा। नंबर ऑफ मोल्स तुम वहां से निकाल सकते हो। और तीसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम के टर्म में दिए हुए है कि एनटीपी या एसटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम इतना लीटर है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस के एक मोल के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे किसी भी गैस के एक मोल के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है बाबू? 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। अभी जो इस चैप्टर में यूज होगा सॉल्यूशन में वो मेनली मास के टर्म में ही होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, अब देखिए बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह से पहले आपसे करना चाहते हैं। बेसिकली क्लास 12th के बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। तो कहीं किसी किसी बुक में बी को सॉल्यूट कहता है, किसी बुक में ए को सॉल्यूट कहता है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप हमेशा ये टर्म को यूज करो, बी प्लस ए इक्वल्स टू सॉल्यूशन। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बुक्स जो है वो बी को सॉल्यूट लेते हैं और ए को सॉल्वेंट लेते हैं। हमारा क्लास 12th का सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो आपको ये पता होगा कि जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है, तो उस दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाले सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आपको बी को सॉल्यूट लेना है, ए को सॉल्वेंट लेना है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन तैयार होगा यही आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा। एक दो बातें और भी ध्यान देना है आपको। अगर सॉल्यूट का गिवन मास आपको लिखना हो, सॉल्यूट का गिवन मास लिखना हो तो इसको हमेशा WB से लिखो। B आपका सॉल्यूट है, W गिवन मास रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है बाबू, तो इसको हमेशा MB लिखो। M फॉर मोलर मास, B मीन सॉल्यूट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का अगर गिवन मास लिखना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको आप हमेशा WA से लिखिए। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना हो तो मोलर मास के लिए आप हमेशा MA यूज कीजिए। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूट के गिवन मास WB है, सॉल्वेंट का गिवन मास WA है, सॉल्यूट का मोलर मास MB है, सॉल्वेंट का मोलर मास MA है, तो हम कितना भी लंबा लंबा डेरिवेशन कर लें आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो रामबाण में रट जाना है कि B सॉल्यूट है, A सॉल्वेंट है, B प्लस A इक्वल्स टू सॉल्यूशन। चलो, अब सबसे पहला कंसेंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलैरिटी। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ये मोलैरिटी क्या है? किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में
सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, इसको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन या 1000 cc सॉल्यूशन, किसी भी टर्म में दिया रहे, आपको 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करनी है, वो मोलैरिटी होगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन is known as molarity of solution, is known as molarity of solution। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं उनका मेनली न्यूमेरिकल्स यहां से उठा के आपको दे देगा। आप इस चीज को लेकर के थोड़ा भी चिंतित ना हो, क्योंकि जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा, हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और वो सारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, चाहे वो मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो, मास बाई वॉल्यूम हो, पीपीएम हो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सब पे डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे और पूरा का पूरा 12th का टॉपिक आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां से तुम क्या लिखोगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, तो यहां पे लिख देना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम में कंफ्यूज नहीं होना है। मोलैलिटी, लिटी LITY वो स्मॉल एम होता है, और ये मोलैरिटी है RITY कैपिटल एम होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी बराबर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक और चीज, नंबर ऑफ मोल्स को हम NB लिखते हैं, तो वॉल्यूम मेरा लीटर में है, ये हो गया आपका मोलैरिटी। कहीं कहीं हो सकता है ऐसा भी आपको दे सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml या cc। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब यहाँ। तो अगर वॉल्यूम नीचे ml में है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है बाबू, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू, अगर ऊपर में 1000 है तो यहाँ वॉल्यूम जो होगा वो ml चाहे cc में होगा। तो एक ये भी टर्म है आपका मोलैरिटी के लिए, WB बाई MB इंटू 1000 बाई V। और भी इसको क्या लिखा जा सकता है, मोलैरिटी M इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू V, अगर ये लीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी 1000 से मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसी को हम सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहते हैं। अब इसका जो यूनिट होगा वो भी थोड़ा देख लो, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो याद रखना बाबू, यूनिट ऑफ मोलैरिटी होता है आपका मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिस्कस कर रहे हो, दैट इज व्हाई दिस इज डिनोटेड बाय मोल पर लीटर। ओके, तो ये था मेरा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक दो बातें और भी है, जैसे मान लीजिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको दे दे और आपसे उसका वॉल्यूम का क्वेश्चन दे दे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है। इससे आपसे बोलेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था, हम क्या किए, उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिए और पानी मिला दिए और डाइल्यूट बना दिए। आप शुद्ध भाषा में उसको पंचोछर कह सकते हो। मान लो गेस्ट आ गए, अचानक से ढेर सारा शरबत बनाना पड़ा, तो क्या किए आप, उसमें 2 मग पानी डाल दिए, अब वो क्या हो गया, सुपर डाइल्यूटेड, सुपर पंचोछर सॉल्यूशन। उस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि भैया पहले जो शरबत था उसका मोलैरिटी और अभी के शरबत के मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, सीधा एक ही इक्वेशन याद रखना, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2।
तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी M2 होगा वो हो जाएगा M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, ये चीज को याद रखना कि अगर दो सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन देखना हो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भैया M1 V1 जो होगा वो M2 V2 के बराबर होगा। देखो एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्या है कि दो सॉल्यूशंस हैं, एक का मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे का मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। हम उन दोनों को एक ही बर्तन में डाल दिए, एक ही कंटेनर में डाल दिए, तो जो रिजल्टिंग मोलैरिटी M3 होगा उसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे क्या है कि V1 और V2 मिलके V3 को बना रहे हैं, V1 प्लस V2 मिलके V3 को बना रहे हैं, हम यहाँ से M3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M3 बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 यहाँ से रिजल्टिंग मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म्स थे जो क्लास 12 में मेनली यूज होते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड, मोलैरिटी इक्वेशन कहा जाता है इसको। M1 V1 बराबर M2 V2 जो है ये आपका मोलैरिटी इक्वेशन कहलाता है, मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों की आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मोलैलिटी। हम मोलैलिटी किसको कहते हैं, हम इसको समझो। मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखा जाता है। मोलैलिटी होता है किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में, किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में या 1000 ग्राम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। जैसे पानी को चीनी में आपने डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन तैयार किया, उसका मोलैलिटी निकालना है तो हम बोलेंगे कि 1 kg या 1000 ग्राम पानी में चीनी के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहां से हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute present in 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्यूशन, सॉरी 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर किसी सॉल्यूशन के 1 kg में, सॉरी अगर किसी सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप देखते हो तो उस चीज को कहा जाता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी को हम छोटा m से लिखते हैं और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी हम यहां से लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि WA क्या है, MA क्या है। WA मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बाबू, अब यहां से देखो मोलैलिटी बराबर और भी क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी छोटा m से जिसको लिखा जाता है, मोलैलिटी छोटा m बराबर हो जाएगा आपका WB बाई MB। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास। WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड अपॉन यहाँ हो जाएगा WA ग्राम में। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है तो हम उसको नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसको kg में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी जो होगा, यूनिट ऑफ मोलैलिटी हो जाएगा आपका मोल पर केजी, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जाता है मोल केजी इनवर्स। ये हो गया आपका यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ओके बच्चों, अब देखो यहां से एक रिलेशन जो बहुत ज्यादा यूज होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी कॉमा मोलैरिटी एंड डेंसिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी।
तो देखो जो रिलेशन होता है मोलैलिटी मोलैरिटी और डेंसिटी में बाबू, वो रिलेशन याद रखना, वो है तुम्हारा मोलैलिटी m इज इक्वल टू, छोटा m इज इक्वल टू 1000 गुने मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 गुने डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 गुने कैपिटल M बाई 1000 गुने D माइनस कैपिटल M इंटू MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मोलैलिटी को डायरेक्ट टू मोलैरिटी और डेंसिटी के टर्म से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना होगा। तो ये एक रिलेशन था मोलैलिटी और मोलैरिटी में। तो हम आपको मोलैलिटी बता दिए, मोलैरिटी बता दिए। अब जो अगला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मोल फ्रैक्शन। आओ देखो, हम मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मोल फ्रैक्शन इसको डिनोट किया जाता है काई से। इसको या तो हम काई पढ़ते हैं या फिर इसी को जीटा पढ़ा जाता है। ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, ये एक तरह का रेशियो है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो निकालोगे तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखो, हम आपको बता दें कि तुम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो बाबू। इसको लिखा जाता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in solution, to the total number of moles present in solution is known as mole fraction, is known as mole fraction of that component। जिस कंपोनेंट का आप वैल्यू पुट करोगे उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। जैसे तुम एग्जांपल समझो बाबू, सपोज करो कि B प्लस A आपस में मिलके एक सॉल्यूशन तैयार किए। सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो NB है और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स NB है और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स Na है। तो सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, NB प्लस Na। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इसको हम काई बी से डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा NB है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरा NB प्लस Na है, तो यहां से निकल जाएगा काई बी। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से सॉल्यूट के कितने मोल्स का रेशियो वहां हमको दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, इसको काई ए से लिखा जाता है। तो इसके लिए कैसे डिफाइन करोगे भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि Na है और बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया NB प्लस Na। मतलब सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं इसका रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है बाबू, अगर काई बी प्लस काई ए कर दोगे, काई बी प्लस काई ए, तो देखो इसका वैल्यू निकल के कितना आएगा। काई बी क्या है तुम्हारा, NB डिवाइडेड बाई NB प्लस Na प्लस, फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लोगे तो ये हो जाएगा NB प्लस Na। तो यहाँ से जो काई बी प्लस काई ए का वैल्यू आएगा, देखो दोनों का LCM तो सेम है, NB प्लस Na, और ऊपर भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो NB प्लस Na, ये ओवरऑल कट के आ गया काई बी प्लस काई ए इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से तुम अगर काई बी कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 माइनस काई ए कर दो, और काई ए कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 माइनस काई बी कर दो। ये था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से उसके कंपोनेंट्स के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसका रेशियो कैलकुलेट करना होता है। ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब निकालना था तो ऊपर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स रखे, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखे। सॉल्वेंट का निकालना हो तो ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए दो चीज, एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, और दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा लंबा लेक्चर शूट करना होगा या फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा देर तक पढ़ाना होगा। तो हम चाहते हैं कि वो हम लोग अगले वीडियो में इस चीज को डिस्कस करें। अगर बच्चों आपको हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन मोड में पढ़ना, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो डाल्टनगंज पलामू झारखंड के बाईपास रोड में ब्राइटलैंड स्कूल के सामने स्थित है। आप चाहें तो यहाँ भी आकर के ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ ऑनलाइन भी हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, आप बस हमसे जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक अच्छे इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।